गवर्नमेंट ITI डेलना से आपके सम्मुख। पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूटन्स लॉ बताए थे। उससे पहले मैंने आपको गति की इक्वेशन, स्ट्रेट मोशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, उनके बारे में डिस्कस किया था। पहली वीडियो में भी मैंने आपको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ वो बताए थे। उससे पहले मैंने आपको ये न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न कराए थे गति की इक्वेशन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे गति की इक्वेशन पर और न्यूटन्स के नियम पर जो हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टाइप के हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आने वाली जो परीक्षा है हमारी फर्स्ट सेमेस्टर और हमारे फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षार्थियों को और 9th-10th के प्रशिक्षार्थियों को भी इससे हेल्प मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न। मैं जो भी परीक्षा में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर नोट करता रहूँगा और उनके ऑप्शन देंगे जिस टाइप से प्रश्न आते हैं, तब उसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस टाइप से हम वो प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। मैं लिख देता हूँ 2-4 प्रश्न। इस टाइप से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1, गति की प्रथम समीकरण है। गति की प्रथम समीकरण है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे वहां पर, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। जैसे V बराबर U प्लस AT, सेकेंड ऑप्शन S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के प्रश्न आपके पास आएंगे परीक्षा में। इस बार तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं हमारे प्रशिक्षार्थियों के ITI वालों के, तब इस टाइप के वहाँ सिंपल प्रश्न आएंगे आपके और फॉर्मूला बेसिस रहेंगे आपके प्रश्न। तो आप देखिएगा, मेरे द्वारा बताया गया था कि फर्स्ट समीकरण क्या होती है, फर्स्ट समीकरण किसके भी संबंध दर्शाती है। मैंने बताया था आपको फर्स्ट समीकरण हमारी वेग और समय के भी संबंध दर्शाती है। दूसरा समीकरण हमारी स्थिति और समय के भी संबंध दर्शाती है। और तीसरी जो समीकरण है वेग और स्थिति के बीच संबंध दर्शाती है। तो आप देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें से 4 ऑप्शन चूज करने के लिए आएंगे आपके पास। तो आप देखेंगे गति की प्रथम समीकरण है। कौन सी समीकरण है गति की प्रथम समीकरण? जो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाती है। तो दैट मीन्स आपका आंसर हुआ फर्स्ट। तो आंसर इज फर्स्ट। इस टाइप के आपके पास ऑप्शन आएंगे, वहां पर आप ब्लैक कर देंगे या फिर इस बार तो टिक मार्क टाइप में आएंगे। तो आपके ऑनलाइन जो आएंगे प्रश्न, तो सेम टाइप के प्रश्न आपके पास आएंगे, ज़्यादा भारी नहीं होने वाले हैं। तो इस टाइप से हम प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के प्रश्नों की, किस टाइप से आएंगे। नेक्स्ट में लिख देता हूँ एक और फर्स्ट। वेग है एक, वेग है एक राशि। अब वेग है एक राशि, कौन सी राशि? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। अदिश राशि, सदिश राशि,
बोथ दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का प्रश्न आएगा एग्जाम में। वेग है, मैंने पहले ही आपको बताया था, वेग क्या है, एक वेक्टर राशि है, मीन्स सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण, अब सदिश राशि की जो डेफिनेशन है वो क्या है, आपकी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वेग क्या है, आपके वेक्टर राशि है, मीन्स सदिश राशि है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही, सेकंड ऑप्शन सही होगा। आंसर इज सेकंड, आप चूज करेंगे। सेम ऐसे हम बढ़ते चलेंगे इस टाइप के, जिससे आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। अपने आप को चेक करते रहिएगा। किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग उसके, वस्तु के मतलब मीन्स द्रव्यमान मान तथा, स्टार्टिंग में आसानी से स्टार्ट होगा, आसान क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन भी शुरू होंगे। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा डैश 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 के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर ऐसे डैश छोड़ देगा, फिर 4 ऑप्शन देगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन है त्वरण बल, थर्ड इज वेग, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं, या दूरी दे देगा आपको। 4 ऑप्शन देंगे आपने, फिर वही क्या फॉर्मूला होता है संवेग का, संवेग P बराबर क्या होता है, mv, P बराबर m इंटू v, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। अब यहां पर क्या आएगा आपका, वेग मीन्स किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि P इक्वल टू m इंटू v। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, थर्ड। आंसर है थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं। क्या कहते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को, ऑप्शन मिलेंगे आपको, दूरी, त्वरण, वेग, फल। देखिए विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और जब भी दर की बात हो, जब भी दर की बात हो, मैंने पहले ही बताया था, मीन्स समय से हमने टाइम से उसको डिवाइड करना है। तो विस्थापन परिवर्तन की दर, तो वे क्या हुआ, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन लिख लीजिए,
विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो भी मानेंगे आप। द मीन्स टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, टाइम बोले तो समय। तो विस्थापन अपॉन समय किसके इक्वल होता है आपका, वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि, वेक्टर राशि है, वेग भी वेक्टर राशि है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेग। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट, आंसर क्या होगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट इसी प्रकार के प्रश्नों में चलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। ऑप्शन रहेंगे आपके पास, त्वरण, बल, संवेग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, जब भी दर की बात आ जाए मीन्स समय की बात होगी। यहाँ पे फिर वही हम फॉर्मूला लिखेंगे, चेक करेंगे कौन सा होगा। तो वेग परिवर्तन मीन्स, तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन किसके कारण होता है, समय के। तो वी क्वांटिटी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, मीन्स त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। वेग परिवर्तन बोले तो इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। और जब हम इसमें चेंजेस निकालते हैं कि डिफरेंस कितना आता है, तो v माइनस यू, वी बोले तो फाइनल वेलोसिटी आपकी, और u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, और परिवर्तन की दर बोले तो समय, टाइम। तो ये किसके इक्वल होगा, a के। a बोले तो त्वरण। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन है राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। संवेग परिवर्तन की दर, ध्यान से देखिएगा आप, समझिएगा। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, यह कथन निम्न में से किसके लिए है, निम्न में से, या किसको परिभाषित करता है, या किसके लिए है। वही चार ऑप्शन दे देंगे आपको, बल, न्यूटन का थर्ड लॉ, तीसरा नियम, ये लो न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम,
एंड फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो जब मैंने आपको न्यूटन लॉ बताए थे, उसमें बताया था मैंने, आपका फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब कोई विरामावस्था में है तब वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और सेकेंड लॉ क्या बताया था आपको, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होता है कि ये क्या हुआ आपका न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। कहाँ पर है ऑप्शन, क्या हुआ, न्यूटन का थर्ड नियम नहीं है, प्रथम नियम नहीं है, न्यूटन का द्वितीय नियम। ऑप्शन कौन सा राइट हुआ आपका, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था आपका, F प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। इसके प्रोपोर्शनल था, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनल हमने ये इसकी वैल्यू रखे थे, एम इसका वैल्यू क्या था, 1 है, तो F प्रोपोर्शनल टू एम ए था, तो ये प्रोपोर्शनल हम हटाया था, फिर के एम इंटू ए। तो ये इससे आपको ध्यान आ गया होगा, जो मैंने आपने पहली वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको प्रूव भी कराया था, समझाया भी था उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यह कथन है, यह कथन। अब यही कथन, वही सिंपल, वही 4 ऑप्शन रहेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड वन। एक्चुअली शॉर्ट में इसलिए कर आपको पता ही है, थर्ड अभी मैंने समझाया भी, अभी इससे पहले जो एक क्वेश्चन मैंने प्रश्न लिखा था उसमें मैंने समझाया था आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, तो इसका ऑप्शन वही रहेगा फर्स्ट आपका। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्या चौथा ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इज राइट कौन सा होगा आपका, फर्स्ट नियम। क्योंकि न्यूटन क्या बोलता है, न्यूटन ने बोला है जब तक यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। या दूसरे शब्दों में उसने बोला था, क्या बोला था, कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी, या जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो आपको घुमा फिरा के इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि न्यूटन के फर्स्ट नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया तो जड़त्व ही हो गया आपका, और न्यूटन का सेकेंड लॉ। इस टाइप से 2-3 वो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपने क्या जानना है, जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं प्रश्न। एक टन द्रव्यमान की वस्तु को 1 टन द्रव्यमान की वस्तु
को खींचने और उसमें और उसमें 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने हेतु कितने अपेक्षित बल की आवश्यकता होगी? कितने अपेक्षित बल की आवश्यकता होगी? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। प्रश्न क्या बोलता है? 1 टन द्रव्यमान, तो आप इसको चेंज कर लोगे 1 टन को किसमें? किलोग्राम में। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000। जो भी आपको वैल्यू दिया है वो आप लिख लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। एम मास दिया है आपको 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम का यूनिट। वस्तु को खींचने और उसमें 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, ए का वैल्यू दिया है आपको 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है? अपेक्षित बल निकालना है, मीन्स एफ निकालना है आपने, क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला आपका क्या बनता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या फॉर्मूला हुआ आपका? F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ का वैल्यू कितना है हमारा? निकालना ही है हमने। तब हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम बनेगा, या फिर एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। सिंपल है, सीधे से है, सीधा वही लगेगा, जरूरत ही नहीं है इसी की। तो m का वैल्यू आपका 1000 है, इंटू a का वैल्यू 15, क्या में बनेगा आपका? 15,000। 15,000 क्या बनेगा? इसका जो यूनिट होता है मास का, किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इसको लिखोगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन के, क्योंकि 1 न्यूटन को हम क्या बोल सकते हैं? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 1 न्यूटन के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर आप 1 न्यूटन, ये 15,000 न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर जो बल की यूनिट है, जिसको एसआई मात्रा भी बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। एमकेएस प्रणाली में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 4 यूनिट मैंने बताया था आपको, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, डाइन, ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा कॉपी में और सॉल्व करते रहिएगा इनको, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी एग्जाम से पहले। एमकेएस प्रणाली में संवेग की इकाई है, संवेग की इकाई है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, कुछ भी। क्या क्या दे देंगे? न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब एक दिया आपको ऑप्शन न्यूटन, दूसरा दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्थ दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो अब ध्यान करेंगे, पहले यहाँ पर आ जाइए प्रश्न पर। प्रश्न
क्या पुट किया है। एमकेएस प्रणाली में समय की इकाई है, तो एमकेएस प्रणाली में पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए। एमकेएस इसका समय का, समय की इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी, यानी कि आपका समय बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान इंटू वेग। और द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम, वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो एक यूनिट तो इसका होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये कौन सी प्रणाली में होगा, आपका एमकेएस में। इनमें से कोई दिया है, यहां भी नहीं दिया, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन क्या रहेगा आपका, इसका राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा आंसर इसका। तो आंसर क्या होगा इसका, ये किसी भी चीज का फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से आप उसके यूनिट आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है, चार ऑप्शन आपको दे देगा, न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब फिर चेक कीजिएगा बल का मात्रक, बल का फॉर्मूला क्या है, F बराबर एम इंटू ए, यानी कि बल इक्वल टू है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की इकाई एमकेएस में किलोग्राम और त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एमकेएस में आपका। अब सीजीएस में की बात करेंगे। सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी कि आपको मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। ये एमकेएस में हुआ आपका। अब सीजीएस की बात करेंगे तो किलोग्राम सीधे सीधे हो जाएगा ग्राम में, मीटर हो जाएगा सीधे सीधे सेंटीमीटर में, और सेकंड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो सीजीएस में आपकी यूनिट क्या होगी, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर, जो एक डाइन के इक्वल भी होती है। 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम इंटू सेमी अपॉन सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, वन डाइन, एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, कितने न्यूटन होते हैं। ऑप्शन देगा आपको 10 की पावर 5 न्यूटन, सेकंड 10 की पावर 7 न्यूटन, थर्ड 10 की पावर -7 न्यूटन, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप फिर चेक करेंगे। मैंने एक रिलेशन आपको प्रूव कराया था पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में। F बराबर एम ए से, यहाँ देखिएगा ध्यान से, F बराबर एम ए, इसको हम 1 न्यूटन लिखते हैं और इसको लिखते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको 1 न्यूटन इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg में हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 10 की पावर 3
ग्राम, और 1 मीटर इज इक्वल टू है हमारा 10⁻² सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते थे जब, तो क्या आता था 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² ग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेमी बन जाएगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता था हमारा 10 की गुणा में घात जुड़ जाती है तो 10⁵ ग्राम सेमी ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? डाइन के। तो जो रिलेशन मैंने प्रूव कराया था वो रिलेशन क्या बनता है आपका? 1 न्यूटन बराबर होता था 10⁵ डाइन, क्योंकि ये डाइन के इक्वल था, मैंने पहले भी बताया था आपको। अब लेकिन यहाँ पर पूछा है उल्टा, तो यहाँ पर न्यूटन नहीं पूछा, 1 न्यूटन बराबर तो 10⁵ डाइन होता है, फिर तो पहला ऑप्शन सही होना था। यहाँ पूछ दिया उल्टा आपसे, तो उल्टे में आप क्या करोगे? आप भी उल्टा कर दोगे, क्या क्या दिक्कत है इसमें? 1 डाइन इज इक्वल टू, तो 1/10⁵, और 10⁵ ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, क्या आंसर होगा? 10⁻⁻5 न्यूटन। और ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या हुआ? फोर्थ आंसर, इनमें से कोई नहीं, लेकिन निकालना तो आना चाहिए ना आपसे। नेक्स्ट चलते हैं। एक वस्तु की प्रारंभिक गति 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? क्या होगी जबकि त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब 4 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, इस टाइप के कुछ भी रहेंगे। तो आपको क्या क्या दिया है पहले वो आप नोट कर लेंगे। प्रारंभिक गति मीन्स यू आपको दे दिया 20 मीटर पर सेकंड, यू का वैल्यू 5 सेकंड, यानी कि टी दे दिया आपको, टी बराबर कितना हो गया? 5 सेकंड। ये है त्वरण, ये आपको दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कौन सा इक्वेशन इसमें लगाएंगे? गति का द्वितीय समीकरण से, क्योंकि आपको पास यू भी है, टी भी है, ए भी है, सीधे सीधे आपने समीकरण गति का द्वितीय समीकरण लगाना है। गति के द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या है आपका? वही एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू आपने निकालना है, यू का वैल्यू कितना? 20 इंटू टी 5 प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू 2 और टी का वैल्यू कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे आप। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एस बराबर 20×100 प्लस 1/2 से 2 कट जाएगा, 5 जब 25, तो एस बराबर कितना दूरी तय करेगी? 125 क्या मीटर, इसका आंसर। तो वहां पर इस टाइप से 2-4 आंसर दे देंगे आपको, 100, 125, 150, 175, तो आंसर राइट आपका हुआ 125 मीटर।
5 सेकंड बाद तय की गई दूरी होगी 120। नेक्स्ट एक और लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। बीस न्यूटन का बल 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कितना 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन, उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा। फिर भाई आपको क्या क्या दिया है, जो दिया है वो आप नोट कर लीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो दिया है आप वो नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा पहले। एफ बराबर यूनिट से पहचानेंगे आप, न्यूटन है तो फोर्स ही होगा, किलोग्राम है तो मास होगा, और त्वरण ए निकालना है तो एफ इक्वल टू कितना है 20 न्यूटन। मास एम कितना दिया है 4 kg की बात करेंगे। ए ज्ञात करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला है एफ बराबर एम ए। न्यूटन के मोशन का आपका द्वितीय नियम लगेगा यहाँ पर। एफ बराबर में ए बराबर ए का वैल्यू हमें निकालना, तो ए बराबर होगा एफ अपॉन एम। एफ का वैल्यू 20 न्यूटन, एम का वैल्यू दिया है 4 kg और 5 जा 20। ए बराबर कितना निकला आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आएंगे आपके ITI लेवल पर, फॉर्मूला बेसिस से प्रश्न आते हैं, तो आपको इसी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी कर लेनी है। मेरे द्वारा भी इस टाइप के प्रश्न आपको करा दिए गए हैं, फिर भी आपकी कोई और इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। मेरा मोबाइल नंबर है 7351344288। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। अगर आपसे ये प्रश्न आते हैं तो आप उन प्रशिक्षणार्थी तक ये प्रश्न पहुंचाइएगा जिनको इनका नीड है, क्योंकि ऐसे भी प्रशिक्षणार्थी हैं, मैंने ये सिंपल प्रश्न लिए हैं और आपके लेवल पर इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, इसीलिए सिंपल प्रश्नों से ही शुरू स्टार्ट किया है मैंने, और वही उसी टाइप के प्रश्न सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझाए गए हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगा। नमस्कार और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।